नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी में। जैसा कि मैं नीलेश पटेल आपका हर दिन शुभ संध्या की पावन वेला पर हिंदी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करते चले आ रहे हैं। हम लोग बेसिक रूप से शुरुआती दौर में एक नए पौधे की भांति उग रहे हैं और धीरे धीरे हम ऐसे ही ग्रोथ करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम संपूर्ण वृद्धि को हासिल करके एक विशालकाय वृक्ष जैसे निकल कर आएंगे हिंदी सब्जेक्ट के रूप में। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हिंदी के वर्णमाला पर प्रहार किया था। अब प्रहार की बात जब आती है तो अंदर एक जुनून सा आ जाता है कि प्रहार का मतलब युद्ध होता है और युद्ध मतलब अस्त्र और शस्त्र से लड़ा गया एक युद्ध। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब कभी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो आपकी हेल्थ अच्छी है, आप फिजिकली बहुत मेंटेन हो और आपका जो दिलचस्पी है कि हम इंडियन आर्मी में या एसएसबी में, ठीक है, या फिर हम यूपीपी में या यूपीएसआई में रहकर देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं, या हम एक शिक्षक बनकर अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं, या फिर हम लेखपाल और वीडियो जैसे ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, तो आप उन एग्जाम का जब सिलेबस अपने लिख कर आप बनाते हो, अपने सामने एक मोटिवेशन के लिए आप रखते हो, तो आपके अंदर जज्बा क्या कहता होगा कि हिंदी इसको मैं 15 दिन में कवर कर लूंगा, आदित्य पब्लिकेशन, पृथ्वीराज पांडे, हरदेव बिहारी, मैं इनको रट लूंगा 15 दिन के अंदर और एग्जाम को ऐसे फोड़ दूंगा जैसे अंडे को फोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या होता है, मनगढ़ंत मोटिवेशन होता है कि हम मन के मन ही मोटिवेशन ले लेते हैं और एग्जाम की तैयारी 4-5 दिन करते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। देखिए, किसी चीज की शुरुआत करना मैटर नहीं करता है, शुरुआत तो हम जोश जोश में आके कर लेते हैं। बस शुरू की हुई चीज को अपने अंतःकरण में बसाकर निरंतर प्रयासरत करना, ये अपने आप में मैटर करता है। ठीक है, कि जिस दिन आपके अंदर अनुकरण जैसी भावना, जिज्ञासा आ गई, उस दिन आपको कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं लगेगा और हर सब्जेक्ट आप पर आपकी अच्छी कमांड होगी। तो उसी सिलसिले में हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने व्यंजन का जो वर्गीकरण पढ़ा, तो हमने जो वर्गीकरण लास्ट टाइम पढ़ा था, वो कौन सा वर्गीकरण हमने देखा था? सघोष और अघोष, मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको अगर हम बोलेंगे तो मुख से बहुत ज्यादा प्राणवायु नहीं निकलेगी या कंपन नहीं होगा, हमारे मुख के अवयव होंगे वो कंपित नहीं होंगे, तो उनको बोलते हैं सघोष वर्ण। कहने का सॉरी अघोष वर्ण। कहने का मतलब अ उपसर्ग का मतलब हिंदी में हम क्या लेते हैं? नहीं। तो अ उपसर्ग का मतलब हमेशा नहीं होता है। तो अ घोष वर्ण का मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको हम बोलेंगे तो हमारे मुख में जो मुखांग होते हैं या अवयव कह सकते हो, उनके बीच कंपन नहीं होगा, तो उनको हम अ घोष बोलेंगे। या ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय या ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, उनको बोलते समय या उनका दोहरान करते समय हमारे मुख अवयवों में कंपन या घर्षण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनको हम सघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष वर्ण बोलते हैं। उसी क्रम में हम अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहला जो आपको वर्गीकरण पढ़ाया था, वो अध्ययन की सरलता के लिए पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था? अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण हम आपको बताए थे। उसके आगे हम पढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में, तो क्या पढ़ेंगे? प्राणवायु, प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पे, मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर, तो ये वर्गीकरण क्या कह रहा है कि प्राणवायु, अब प्राणवायु आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चे हो, साइंस वाले बच्चे हो, सब समझते होगे कि प्राणवायु क्या होता है। ऐसी वायु जो हम सांस लेते समय मुख से बाहर निकालते हैं या मुख के अंदर खींचते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? प्राणवायु होती है ना, मुख के अंदर जो खींचते हैं, ये मुख से बाहर निकालते हैं। तो जब हम कभी भी कोई वर्ण का दोहरान करेंगे तो प्राणवायु हमारे मुख से कितनी मात्रा में निकलेगी, उसके आधार पे जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, तो व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक को हम बोलते हैं अल्प प्राण और एक को हम बोलते हैं महाप्राण। एक का नाम होता है अल्प प्राण और एक का नाम होता है महाप्राण। ठीक है, दूसरे का नाम क्या होगा? महाप्राण। अब ये अल्प और महाप्राण से क्या आशय समझते हैं हम?
तो जरा देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण से आशय। तो जब अल्प प्राण की बात आएगी तो इसका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? अल्पधन प्राण, अल्पधन प्राण। और अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है कम। तो ऐसे व्यंजन वर्ण या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से वायु की मात्रा है बहुत कम आए बाहर, तो उन वर्णों को हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण वर्ण बोलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें इधर महाप्राण में, तो इसका अगर शाब्दिक विच्छेद करें, ध्यान देना शाब्दिक विच्छेद में बोल रहा हूं, संधि विच्छेद मत समझ लेना। तो यहां पर क्या होगा? महाधन प्राण। तो प्राण का मतलब वही होगा वायु, और महा का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। ठीक है, जैसे कहते हैं नहीं महान, महान का मतलब बहुत अच्छे। ठीक है, तो महान का मतलब होता है अधिक, महा का मतलब अधिक या ज्यादा। तो जब ऐसे व्यंजन वर्ण या ऐसे कुछ वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से वायु की मात्रा ज्यादा मात्रा में निकलेगी, तो ऐसे वर्ण को हम क्या बोलेंगे? महाप्राण वर्ण बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो जरा एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अल्प प्राण क्या होता है, परंतु हमने आपको बता दिया ताकि आप समझ जाओ कि अल्प प्राण होता क्या है। आपसे सीधा पूछेगा कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या, तो सबसे पहला जो बिंदु आएगा हमें लिखना है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का। अब वर्ग हम आपको पहले पढ़ा चुके, तो आपको दोबारा नहीं यहां बताना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसा ही होगा ना? नहीं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। मैं बस यही जानना चाहता था क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये थोड़ा ध्यान देना। तीसरा, चौथा, पांचवा मत लिख देना। तो सबसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। अब ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे कै वर्ग का पहला क्या होगा? कै होगा। चय वर्ग का पहला तो चय होगा। टय वर्ग का टय, तय वर्ग का तय होगा, और पै वर्ग का पै। तो पहला और तीसरा और पांचवा, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो अगली स्लाइड में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इधर तब तक देखते हैं। महाप्राण की बात करते हैं, तो महाप्राण में क्या बचा फिर? जब एक वर्ग के पहला तीसरा अक्षर आ गया तो यहाँ क्या बचा? प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहां पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितने? 10, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में दूसरा और चौथा, यानी कि हर वर्ग से 2 वर्ण आएंगे। तो 2 वर्ण आएंगे, 5 वर्ग हैं तो कितने वर्ण हो जाएंगे? 10 वर्ण हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो वर्णों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ण कितने होंगे? 15, क्योंकि प्रत्येक वर्ग से हम 3 वर्ण को ले रहे हैं। तो जोड़ेंगे, 5 वर्ग हो गए 3 3 के क्रम में, तो 15 वर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर अभी बात समाप्त नहीं होती, आगे चलकर हम और भी चीजें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे हम क्या बात करते हैं। कि इसमें और एक एग्जाम्पल आता है कि जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो भी किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण की संख्या देखेंगे कितने होते हैं? जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 15 और 4 कितनी संख्या हो गई? 19 हो गई। कितनी हो गई? 19 हो गई। और इसमें एक और एग्जाम्पल आएगा, सभी स्वर। क्या आता है? सभी स्वर। तो हम एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देना। सभी स्वर, तो सभी स्वर भी किसकी श्रेणी में आएंगे? तो अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 15, 4, 19 और 11 की अगर हम बात करेंगे तो अल्प प्राण में कितने वर्ण आएंगे? तो अल्प प्राण में कुल अगर वर्णों की बात की जाए तो 30 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 30 वर्ण होते हैं। अगर अल्प प्राण के वर्ण पूछा जाए कि अल्प प्राण में कितने वर्ण आएंगे, तो 30 वर्ण आएंगे। अब बात करें सभी स्वर अल्प प्राण हैं, ऐसा किसने कहा था? तो हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है
कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद को बोला जाता है। किसको? हेमचंद को बोला जाता है। तो हिंदी भाषा का पाणिनि बोलते हैं कामता प्रसाद गुरु को। तो लिखेंगे कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किसने कहा कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, उन्होंने ऐसा बोला कि सभी के सभी स्वर किस श्रेणी में आएंगे? तो अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। अल्प प्राण का मतलब अल्प धन प्राण, मतलब मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होगी। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? कै से लेकर के पै वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हम इसमें समाहित करेंगे। उसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण भी हम इसी में लिखेंगे। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। और इन अंतस्थ वर्ण के साथ साथ 11 स्वर होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि अल्प प्राण में व्यंजन कितने होते हैं? तो अल्प प्राण में अगर व्यंजन पूछे तो व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण में व्यंजन अगर पूछे तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 19 वर्ण होते हैं। कितने? 19 वर्ण होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इस चीज को ध्यान देना। बहुत बार बहुत घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं। तो जो प्रश्न घुमा घुमा के बनते हैं वो कैसे सही कर पाओगे? जब चीजों के मूल रहस्य तक पहुंच पाओगे, तब जाके हम इन क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो जहां कहीं अल्प प्राण आ जाए, आपका दिमाग यही कहेगा कि सर जिन वर्ण को हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से कम प्राण वायु निकल रही है, उनको सर हम अल्प प्राण कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार है। तो अब हम जानते हैं कि सर कौन कौन से वर्ण को हम अल्प प्राण कहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भी वर्ग है उसका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर उठा के ले आएंगे। तो 15 व्यंजन हम वर्णों को अल्प प्राण की श्रेणी में डाल देंगे। फिर उसके साथ साथ जो अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं उनको भी हम अल्प प्राण की श्रेणी में रख लेंगे। तो कुल मिला के 19 व्यंजन वर्ण, 11 स्वर वर्ण, दोनों को मिला के 30 वर्ण होते हैं अल्प प्राण की श्रेणी में। अब क्वेश्चन आ जाए कि अल्प प्राण में कितने अंतस्थ व्यंजन आते हैं? तो 4। कितने वर्गीय व्यंजन आते हैं? तो 15। कुल व्यंजन कितने आते हैं? तो 19। कुल वर्ण कितने आते हैं? तो 30। कुल स्वर कितने आते हैं? 11। क्या सभी स्वर अल्प प्राण में होते हैं? बिल्कुल। किसने ऐसा कहा? कामता प्रसाद गुरु जी ने ऐसा कहा। अब हम लोग बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में हम लोगों ने क्या देखा कि सर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हम लोग क्या लिख लेते हैं? महाप्राण लिख लेते हैं। जैसे कै को हम बोलें कै, तो हल्की सी वायु निकलती है। अगर हम बोले ख, तो वायु बहुत सारी मात्रा में निकलती है। ऐसे हम च, चा के बाद छ, छ जैसे ही बोलोगे वायु की मात्रा ज्यादा होगी। टा, टा में कम होगी। टा के बाद ठ, ठ जैसे बोलोगे पूरे मुख से वायु भरी हुई नजर आएगी। ऐसे ही हम तय वर्ग, तय में कम वायु निकलती है। तय के बाद था, था जैसे बोलते हो वायु की मात्रा ज्यादा भर जाती है। ऐसे ही पै वर्ग, तो प, उसके बाद फ, फ जैसे बोलते हो पूरा मुंह वायु से भर जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे कै वर्ग का चौथा अगर हम देखें तो घा, घा बोलते समय वायु की मात्रा ज्यादा होती है। चय वर्ग में अगर हम देखें तो क्या होगा? जा, जा बोलते समय वायु की मात्रा ज्यादा होती है। झा, जा की अपेक्षा सॉरी जाने झा, तो झा बोलते समय हमारी वायु की मात्रा ज्यादा होगी। ऐसे टय वर्ग, तो टय वर्ग में चौथा अक्षर क्या होता है? अढ़ा। ठीक है, अढ़ा, तो अढ़ा बोलते समय वायु की मात्रा ज्यादा होती है। तय वर्ग में कौन सा होता है? धा, धा बोलते समय वायु की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। उसके साथ साथ सभी ऊष्म वर्ण, सभी ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो ऊष्म वर्ण में 4 आते हैं भैया। कितने आते हैं? 4 आते हैं। 3 प्रकार के सय, जैसे तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंते सकार, ये तीनों प्रकार के सय आते हैं और एक है आता है। तो कुल मिला के 4 वर्ण होते हैं। तो अगर बात करें महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 14 वर्ण हो गए। कितने? 14 वर्ण हो गए। और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में।
कि कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। अब आप बताना कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका अल्प प्राण और महाप्राण कभी भूलेगा कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, व्यंजन के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है सघोष और अघोष को रटने में, अल्प प्राण और महाप्राण को समझने में। तो हमने दोनों तरीकों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि इससे अधिक अब आसान भाषा नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये लघुत्तम इकाई हम अपना चुके हैं इसको समझाने की, इससे ज्यादा और छोटी इकाई को नहीं कर सकते। तो ये चीजें, और यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है जब भी वर्णमाला का जिक्र होता है तो इन बिंदुओं से हट के अगर कोई एग्जामिनर चला जाए, ऐसा यदा कदा कभी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, फिर हम अगला वर्गीकरण आपको पढ़ाएंगे, अगले वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसके वर्गीकरण पे। तो नेक्स्ट जो वर्गीकरण आने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, और ध्यान रखना वहां से प्रश्न आया हुआ है, और ऐसा प्रश्न अगर हम लोग गलत करते हैं तो फिर हम लोगों का वर्णमाला पढ़ने पर कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वर्णमाला वाला चैप्टर हमारा 1-2 दिन में कवर होने वाला है, मतलब कल में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब संधियां पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा संधियां पढ़ने में, क्योंकि एक अलग फीलिंग आएगी अगर हम वर्णमाला को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से अपने अंतःकरण में उतार लेंगे, तो संधियां चुटकियों में उंगलियों पे आपके रटी होंगी कि कैसी स्वर व्यंजन विसर्ग सारी संधियां आपको रट जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा संधि में डरते हैं हिंदी में, और आपको नहीं डरना है इस प्रकार। अगला हम लिखते हैं उच्चारण के आधार पे, ध्यान रखना अभी हम उच्चारण स्थान के आधार पे नहीं लिखवा रहे हैं, उच्चारण के आधार पे बात कर रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पे हम आगे की बातों में चर्चा करने वाले हैं, तो अभी हम लोग लिखेंगे उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पर, तो जब उच्चारण के आधार पे हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं, तो व्यंजन वर्गीकरण हम करते हैं तो ये कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। और हिंदी में 8 की चर्चा हम कुछ खास जगहों पर करते हैं, जैसे 8 एक जगह तो हमने मतलब प्रयोग कर लिया वर्णमाला में, दूसरी 8 हम कहाँ प्रयोग करते हैं कि प्रयोग व संरचना के आधार पे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 8। वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे व्यंजनों के कितने भाग होते हैं, 8, 2 जगह हो गए। कारकों के प्रकार 8, अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद 8। तो ऐसे हम लोग 8 की चर्चा कुछ अलग स्पेशल जगह पर हम लोग जब करेंगे तो 8 की बात आ गई यहाँ पर। तो उच्चारण के आधार पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या निकल कर आया कि 8 प्रकार से हम चीजों को देखेंगे। तो 4-4 के रूप में हम लोग बांट लेते हैं। तो पहले बात करेंगे नंबर 1 पर स्पर्शी व्यंजन। क्या बात करेंगे, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन में हम किन किन व्यंजनों को रखेंगे जरा ध्यान देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक खंडन आएगा, आप कहोगे गुरुजी 2 दिन पहले तो आपने कुछ और पढ़ा दिया, आप और यहाँ पर कुछ और पढ़ाते हैं। बिल्कुल आपका कहना जायज है, परंतु उसके अंदर का तर्क मैं आपको दूंगा कि वहां पर क्या था और यहाँ पर और इसके अंदर क्या चीजें निकलने वाली हैं। ठीक है, तो स्पर्शी जब हम व्यंजन पढ़ाते हैं, कहने का मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी जो जीभ होती है या मुख के जो अवयव होते हैं वो कहीं ना कहीं जीभ से संपर्क में रहते हैं, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं,
स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजनों की संख्या होती है 16 वर्ण होते हैं। कितने? 16 वर्ण होते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप कुछ दिन पहले आपने बताया था कि पांचों वर्गों के व्यंजन स्पर्शी होते हैं, तो कुल वर्ण आपने बताए थे 25 बताए थे। बिल्कुल हमने बताए थे, अभी फिर मैं बताऊंगा 25 होते हैं, परंतु अब यहाँ पर और ज्यादा हम उसमें डीप जाने वाले हैं। तो 16 वर्ण हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन कौन से वो हैं? कै वर्ग, चय वर्ग को यहां पर छोड़ देंगे, चय वर्ग को यहां पर छोड़ देंगे तो आ जाएगा टय वर्ग, और टय वर्ग के बाद आ जाएगा तय वर्ग, और तय वर्ग के बाद आ जाएगा पय वर्ग। अब पय वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। अब आप बताइएगा कि हमने चय वर्ग को यहां से हटा दिया तो चय वर्ग के 5 कम हो गए, तो 25 में 5 कम कर दो 20 बचे। अब 20 में हमने 4 वर्ग लिए, कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग, और इनमें से भी एक एक पंचमाक्षर को हटा दिया तो 4 और कम हो गए, तो बचे कितने? 16। तो हमने क्या देखा? कै वर्ग के 4, टय वर्ग के 4, तय वर्ग के 4, पय वर्ग के 4 वर्ण को मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होता है, दूसरा जो नंबर होता है, इनको हम बोलते हैं संघर्षी। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। मतलब ऐसे व्यंजन को बोलते समय संघर्ष उत्पन्न हो तो उनको हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन की जब कभी भी हम बात करते हैं तो कितने वर्ण आते हैं? तो 4 वर्ण आते हैं। यहां से थोड़ा ध्यान देना, यहां पर मैं 2 प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि कभी पूछा जाए कि कुल संघर्षी वर्ण की संख्या तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? जरा ध्यान देंगे। 3 प्रकार के ये सय होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंते सकार, और उसके साथ साथ ये है होता है। तो कहने का मतलब अगर हम बोल दें कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो संघर्षी होते हैं, स है, तो इनको बोलने में हमारे मुख में संघर्ष करना पड़ता है, या जो जीभ होती है मुख के अवयव से इतना सट जाती है कि उससे निकलने वाली वायु संघर्ष करते हुए टकरा टकरा कर बाहर आती है। तो ऐसे व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं? संघर्षी बोलते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। अब वहां पे कहानी आती है कि इन चारों को ऑप्शन में ना देकर नुक्ता चिन्ह को ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो अरबी या फारसी भाषा के नुक्ता व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनको भी हम संघर्षी वर्ण की संख्या में रख लेते हैं। किसमें? संघर्षी वर्ण की संख्या में रख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, कै, ख, गै, जय और फय। ये क्या होते हैं? नुक्ता वर्ण। ये भी संघर्षी में आ जाते हैं, ध्यान देना। परंतु वर्णों की संख्या कभी पूछा जाए तो 4 ही लिखेंगे। कितना? 4 ही लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है नंबर, उसका नंबर आता है कौन सा? स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, एक ही साथ दोनों लिख रहे हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब यहां पर दोनों की कहानी को एक साथ लिखेंगे तो स्पर्शी संघर्षी कहने का मतलब ऐसा व्यंजन वर्ण जो स्पर्शी की श्रेणी में भी आए और संघर्षी के भी श्रेणी में आए। मतलब उनको बोलते समय हमारे मुखावयव स्पर्श भी करें और मुखावयव से निकलने वाली वायु संघर्ष करते हुए बाहर आए। तो ऐसे वर्ण होते हैं चय वर्ग के 4 अक्षर। तो इनमें भी कितने आएंगे? 4 वर्ण आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? चय वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। तो हमने यहां तक कहानी को देखा और 3 प्रकार के व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कर डाला। तो वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, इस प्रकार हम लोग ये देख पा रहे हैं। अगला जो व्यंजन का वर्गीकरण हम करना चाहेंगे
तो 4 नंबर का आएगा नासिक के। क्या आएगा? नासिक के। नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन क्या होता है? नासिक के व्यंजन में कितने वर्ण आएंगे? तो 5 वर्ण आएंगे। कितने? 5 वर्ण आएंगे। और कौन कौन से आएंगे? तो जरा ये भी ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। अब हर एक वर्ग का अगर हम 5वां अक्षर देखें तो जो 5वां अक्षर होगा उसको बोलते समय हमारे ध्वनि जो होगी वो हल्की सी नाक से निकलती हुई प्रतीत होगी, जैसे या, ना, मा। जैसे बोलेंगे तो इनको बोलते समय हमारी जो ध्वनि है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नाक से निकल रही हो ध्वनि। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के हम लोगों व्यंजन को देख चुके, इसमें 8 प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो अगला जो हमारा प्रकार आएगा 5वां प्रकार के रूप में हम जिसको देखेंगे तो वो होगा संघर्षहीन। जिनको बोलते समय बिल्कुल सा संघर्ष ना करना पड़े तो उनको हम बोलते हैं संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्णों को बोलेंगे जिनमें कोई सा संघर्ष ना करना पड़े। तो वो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये और वह। इनको हम अर्धस्वर की श्रेणी में भी रखते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्वर के जैसे उच्चारित होते हैं, इसलिए हम इनको अर्धस्वर बोल देते हैं। और इनको बोलते समय बिल्कुल सा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार 8 पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 5 प्रकार के व्यंजन वर्णों को देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। फटाफट से आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसके अगले प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। 5 प्रकार हम लोगों ने देख लिए, 3 प्रकार और बचे हुए हैं अपने। चलो आगे हम लोग देखते हैं, छठे नंबर के प्रकार पर चर्चा करते हैं। और छठा नंबर जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। हम लोग क्या देखेंगे? प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित व्यंजन में हम लोग क्या ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं? कहने का मतलब है कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय हमारा मुख प्रकंपित हो जाए। कहने का मतलब एक पूरी तरीके से एक घरघराहट की आवाज आ जाए। तो ऐसा व्यंजन बोल के देखो, रा, रे को बोल के देखो, पूरी जीभ और तालू में झन्नाटे आ जाती हैं। तो उस व्यंजन वर्ण को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ण होगा सिर्फ, वो कौन सा होगा? रे वर्ण होगा। कौन सा होगा? रे वर्ण होगा। और रे वर्ण को किसमें रखते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। रे को आप बोल के देखो तो झंझनाहट आती है ना जीभा और तालू में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ण बोल देते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोल देते हैं। तो अब हम देखते हैं 7वें नंबर पे जब चर्चा करने वाले होते हैं, तो 7वें नंबर पे जब हम व्यंजन की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे व्यंजन को बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, पार्श्विक व्यंजन पे हम चर्चा क्या करने वाले हैं। तो पार्श्विक का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें
तो ये शब्द कहाँ से आया है? पार्श्व से आया है, और पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारा, बगल या किनारा। तो थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे, तो जो पार्श्व होता है उसी से बना हुआ है पार्श्विक। और पार्श्विक वर्ण कहने का मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलेंगे तो हमारा जो जीभा होता है वो तालू के अगले हिस्से से जाके टकरा जाएगी और जीभ ऊपर की ओर हो जाएगी और जीभ के साइड साइड से वायु बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा भी वर्ण एक होता है जिसको बोलते हैं लय वर्ण। जब लय वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा तालू के अगले हिस्से से सट जाएगा, जीभ ऊपर चली जाएगी और जीभ के नीचे और साइड से वायु आराम से पार्श्व से जीभ के किनारे किनारे से वायु बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, मतलब पार्श्व से वायु का आवागमन होना। तो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में भी हम एक वर्ण को शामिल करते हैं, और वो कौन सा होता है? लय वर्ण होता है। कौन सा? लय वर्ण होता है। ये भी किस में आता है? तो अंतस्थ वर्ण में आता है। किस में आता है? अंतस्थ वर्ण में आता है। यहां तक बात हम लोगों ने समझ ली। अब जो लास्ट हमारा जो 8वां नंबर बचता है, जिसको हम बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात व्यंजन बोलते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। अब ताड़न जात व्यंजन पर अगर हम चर्चा करने वाले हैं तो इससे पहले हमने बोला कि ताड़न जात को और क्या हम बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। और इनको फेंके हुए व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंके हुए व्यंजन भी कहते हैं। ये जो ताड़न जात होते हैं ये टय वर्ग के तीसरे और चौथे, टय वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ लगकर ये ताड़न जात बनाते हैं। अब ताड़न जात की बात करते हैं तो यहां से हम थोड़ी चीजों का चर्चा करेंगे। तो ताड़न जात व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक जो डय होता है टय वर्ग को, इसको अणय बना लेते हैं, और एक जो ढय होता है इसको अढ़ा बना लेते हैं। तो कुल मिला के 2 वर्ण हो जाते हैं। कितने? 2 वर्ण हो जाते हैं। अब इन ताड़न जात वर्णों से संबंधित हम कुछ बताना चाहेंगे। ये ताड़न जात जो होते हैं, जब इनकी शुरुआत ऐसे हो, कहने का मतलब इनके नीचे ये ताड़न जात चिन्ह तभी लगेगा जब ये कहीं शब्द में प्रयोग होंगे और बीच में लिखे जाएंगे। ठीक है, बीच में या किनारे लिखे जाएंगे। जैसे पेड़, तो पेड़ में ये किनारे है लास्ट में, तो नीचे ण की बिंदी या ताड़न जात लगा हुआ है, और ऊपर हमने लिखा डर, तो डर में नहीं ताड़न जात लगेगा। जैसे ढक्कन, क्या होता है? ढक्कन। ठीक है, इसमें ताड़न जात नहीं लगेगा। और यही हम जब नीचे लिख दें पढ़ना, तो क्या ताड़न जात वाला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो ये प्रयोग भी बता दिए। वाक्य शुद्धि में कहीं भी आ जाए वाक्य शुद्धि में कि ढक्कन में पहले ताड़न जात लगा हुआ, तो समझ लेना ये गलत है। तो यहाँ पर थोड़ा वाक्य शुद्धि का भी हम चर्चा कर लिए कि ताड़न जात व्यंजन वर्ण हमेशा और हमेशा जब बीच में या अंत में प्रयोग होंगे तभी उनमें ताड़न जात का चिन्ह प्रतीत होगा। अगर शब्द प्रयोग में हम देखें तो शब्द प्रयोग में हम पहले अगर इन वर्णों को लिखते हैं तो ये ताड़न जात नहीं है, सामान्य से टय वर्ग के वर्ण के रूप में लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार उच्चारण के आधार पे हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 8 प्रकार का होता है, और 8 प्रकार हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ लिया कि आपको एक बार पता भी नहीं चलेगा कि सर कौन कौन सा हमने 8 प्रकार पढ़े। तो जरा एक बार मैं इसको रिकॉल करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, आपको याद होना चाहिए। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और संघर्षी स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नासिक की कितनी होती है? 5 होती है। उसके साथ संघर्षहीन की कितनी होती है? तो 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ये और वह, जिनको बोलते समय बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे प्रकंपित, ऐसा वर्ण जिसको बोलते समय हमारा मुख बिल्कुल प्रकंपित हो जाए, जैसे र वर्ण को बोलते समय हमारा मुख पूरी तरीके से प्रकंपित होता है। पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें एक वर्ण आता है, कौन सा? लय वर्ण आता है, जिसको बोलते समय जीभ जो है तालु से टकराती है और उसके साइड साइड से हवा बाहर निकल जाती है। ऐसे ही ताड़न जात की बात कर लिए हम, ताड़न जात को उत्क्षिप्त या फेंके हुए व्यंजन की श्रेणी में भी रखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स पर।
इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ अन्य चीजों को चर्चा में लाते हैं। जैसे एक हम आपको कुछ बताने वाले हैं, तो उसको थोड़ा चर्चा में ले लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई एक चित्र बना लेते हैं और देखते हैं, हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी होठे हैं और ये मान लो दांत लगे हुए हैं, ये क्या मान लो इसके, ये दांत लगे हुए हैं। दांत जिस चीज से लगे होते हैं, दांत जिस चीज से लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। मुर्दा के बाद जैसे ही पता भी नहीं चलता हमें, तालू की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है, तालू की शुरुआत हो जाती है। ये जो है दांत मान लो इस प्रकार से, ये क्या होता है, ये तालू होता है। क्या होता है, तालू होता है। ये मूर्धा होता है, ये मूर्धा होता है। और ये दांत होते हैं, ये दांत होते हैं। और ये होस्ट होते हैं, ये होस्ट होते हैं, ओस्ट। और ये तालू जहां पे खत्म होता है, यहां पर नासिका छिद्र होता है, जहां पे कोकल होता है। और ये कंठे होता है, ये कंठे होता है। ये क्या होता है, ये कंठ होता है। क्या होता है, ये कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर हमने कितनी चीजें लिख दी। एक हमने देखा कंठ, दूसरा हमने देखा तालु, तीसरा हमने देखा मूर्धा, और चौथा हमने देखा दंते, और पांचवा हमने देखा होष्ठे। अब यहां पर क्या होगा, ये जो हम क्यों बता रहे हैं आपको कि उच्चारण के स्थान के आधार पे जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे हमारी होठे होती हैं और होठों के पीछे दांत होते हैं, और दांत जिस स्थान पे लगे होते हैं उनको मसूड़ा कहते हैं। दांत के ऊपर जो मांसल भाग होता है उसको मसूड़ा कहते हैं। और मसूड़ा कब तालु से प्रारंभ हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये नासिका होता है। ठीक है, क्या होता है, नासिका होता है। और इसी के पैरेलल ये जीभा होती है जो कंठे तक आती है, जीभा होती है जो कंठे तक आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो गला होता है, गला, ऐसे कुछ वर्ण जो कंठे से बोले जाते हैं तो उनको कंठे बोलते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं उनको तालब्य कहते हैं, और जो मूर्धा से बोले जाते हैं उनको मूर्धन्य कहते हैं, और जो दांत से बोले जाते हैं उनको दंते बोलते हैं, दंते वर्ण। ठीक है, या होष्ठ से बोले जाते हैं उनको होष्ठे वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओष्ठे वर्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठे है, अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठे है, मतलब उच्चारण कंठे से हो रहा है, तो उसका उच्चारण स्थान या उन वर्णों को हम क्या बोलेंगे, कंठे वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठे वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठे वर्ण बोलेंगे। अगर किन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, क्या है, तालु है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण बोलेंगे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण बोलेंगे। अगर किन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कहने का मतलब है कि मूर्धा से उच्चारित होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मूर्धन्य। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे। इस बात को समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वर्ण दांत से बोले जाएंगे, जिनका उच्चारण स्थान दंते होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दंते वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दंते वर्ण बोलेंगे। अब मान लो कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान होठ है, ओठ है, तो कुछ वर्ण का उच्चारण स्थान अगर ओष्ठ है तो उनको कौन सा वर्ण बोला जाएगा, तो उनको ओष्ठे वर्ण बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा, ओष्ठे वर्ण बोला जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अब ये जो अगला जो वर्गीकरण होगा हमारा, वो इन्हीं आधार पे होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पे। तो उच्चारण स्थान के जब आधार पे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण,
ये सबसे बड़ा वर्गीकरण है और सबसे कठिन वर्गीकरण है। तो ध्यान देना, यहाँ से अक्सर कर लोग फिसलते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर डूब जाते हैं। परंतु मैं आपको ये सूत्र के हिसाब से पढ़ाऊंगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी आपको इसके पीछे डरना नहीं पड़ेगा। इसको बहुत हल्के और फीके अंदाज में हम सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा बिंदु बड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में इतना कठिन उलझा हुआ बिंदु है। इसको आप अगर जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश किए तो हमेशा आप इसको पढ़ेंगे और कभी ये आपका नहीं होगा। अगर इसको अपना बनाना है तो इस पर अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। तो ये वाला जो वर्गीकरण है आप इसको संजो के रख पाओगे। देखो, वर्णमाला में कुछ नहीं है, बस रटना और समझना, दो चीजों का खेल है। अगर आप रटोगे तो जिंदगी भर रटते रह जाओगे, अगर आप समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपको काम दे जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रटना नहीं है। जैसे मैथ में एक चैप्टर आता है परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज जैसा चैप्टर है वैसे ही हिंदी में वर्णमाला है। अब आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप समझ गए होंगे सर कहना क्या चाह रहे हैं, सर के जो वाणी में जो लुप्त वर्ण है वो क्या अपने आप में उच्चारित करना चाह रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ध्यान देना, इसको फिसलने मत देना, रिवाइज करते रहना, दिन रात इस पर मेहनत करनी है और भयंकर प्रहार करना है। कल अपने ये वाला चैप्टर फिनिश कर लेंगे और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे संधि पर, कि जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं, और उस बनी हुई संधि का अपना एक अर्थ होता है और उसके आधार पे हम चीजों को आगे जोड़ते हुए फिर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से ग्रामर में एंट्री कर जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर ट्रिक नहीं बताते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा कि ट्रिक हमेशा हमको समग्र नहीं संक्षेप की ओर ले जाती है। हमको संक्षेप नहीं वरन समग्र चाहिए। क्या चाहिए? समग्र चाहिए। किसी की दी हुई, किसी की बनाई हुई, किसी के द्वारा तैयार की गई ट्रिक कभी भी हमको फायदा नहीं कर सकती। ट्रिक हम अपने फायदे के लिए स्वयं से बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा। अगर हम दूसरे की ट्रिक का अनुसरण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये जो आज का लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अपने अगले दिन नेक्स्ट जो व्यंजन का वर्गीकरण है, ये वाला जो कठिन वाला है, जिसको हम कह सकते हैं ये डर है व्यंजन वर्गीकरण का, इसको हम लोग फिनिश करेंगे बहुत हल्के और फीके अंदाज में, जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर ने वाकई में ऐसा पढ़ाया और हमें सब समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नेक्स्ट पॉइंट के साथ। और ये जो पॉइंट है थोड़ा ध्यान देना, ये जो मूर्धन्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ कंठ है, यहां से अक्सर प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो दो बिंदु हैं इन पर प्रश्न बनेंगे। तो कंठे में कौन कौन से आएंगे हम आपको बताएंगे, जैसे छोटे ए हो गया और बड़े ए हो गया, ये सब किस में आएंगे? कंठे में आ जाएंगे। ठीक है, तालु में क्या होगा कि छोटी ई और बड़ी ई किस में आएगी? तालु में आएगी। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं मूर्धा में क्या आएगा? री आएगा, जिसको रिर बोलते हैं, टय वर्ग के आएंगे। ठीक है, दंते में क्या आएगा? पय वर्ग आएगा। होस्ट में क्या है? सॉरी, दंते में तय वर्ग आएगा, होस्ट में क्या आएगा? पय वर्ग आएगा। तो इन पर अपने विचार करना है और विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। ठीक है, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो सर के द्वारा दी गई है। तो ये है कि प्रज्ञान एकेडमी की तरफ से रविवार को ऑनलाइन बैचेज में आपके जो क्लासेस हैं वो ऑफ रहेंगी। रविवार को कोई क्लास नहीं मिलेगी। बाकी जो सप्ताह के बाकी दिन होते हैं, जैसे सोमवार से लेकर शनिवार, उसमें आपको निरंतर कक्षाएं मिलती रहेंगी। रविवार को बस ऑफ होंगी क्योंकि वो दिन छुट्टी का है। आप भी एंजॉय करिए और संस्थान के बाकी जो मेंबर हैं उनको भी एक समय मिल जाएगा आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर सोचने का और करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।